हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इस टाइम पे हम क्लास 8th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 6 और 7th की ज्योग्राफी मैंने पढ़ा दी है और क्लास 8th की ज्योग्राफी में आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 4, जिसका नाम है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। तो इसमें हम सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आपके सीटेट के एग्ज़ाम, केवीएस के एग्ज़ाम, जितने भी टीचिंग रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं सब में आपकी ये हेल्प करेगा। ठीक है, आपका 7 जुलाई से सीटेट का एग्ज़ाम है। आप चाहिए तो खुद से भी बुक मंगा के पढ़ सकते हो। अगर आपको बुक नहीं लेना है तो आप क्लास देख सकते हो अच्छे से। मैं जितनी भी चीज़ों को पढ़ाऊँगी आप उसका एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेना, जिससे आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगा और आपका जो टाइम है वो भी बचेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो अर्थव्यवस्था होती है वो कितने प्रकार की होती है, कितने भागों में हम अर्थव्यवस्था को बांटते हैं, यानी कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। तो जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो अर्थव्यवस्था है, उसको हम बांटते हैं 3 भाग में। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से हैं उसके? पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। यानी प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्सरी एक्टिविटीज़। तो ये 3 तरीके की आपकी क्रियाएं होती हैं। अब प्राथमिक क्रिया में क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है और तृतीयक क्या होता है? तो जो प्राथमिक क्रिया होती है वो आपका कृषि से संबंधित होता है। ठीक है, जिसमें आपका कृषि और कृषि से संबंधित चीज़ें आती हैं, जिसमें आपका एक तो कृषि हो गया जिसमें आप खेती कर रहे हो, दूसरा आपका हो गया जैसे पशुपालन हो गया, अगर आप फूलों को उगा रहे हैं, सब्जियों को उगा रहे हैं, फसलों को उगा रहे हैं और मछली पालन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आती है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि विनिर्माण। किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है तो वो आपका द्वितीय क्रिया है। जैसे कि जैसे गेहूं है, आपके खेत में आपने खेती कर रहे हैं आप, तो आपके खेत में गेहूं हुआ, तो जो गेहूं है वो आपका क्या है? वो प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, लेकिन उसी गेहूं से जब आटा तैयार होता है, ब्रेड बनता है, तो वो आपका क्या है? द्वितीय क्रिया है, क्योंकि उसमें निर्माण हो रहा है, किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है। जैसे आपका कपास है, कपास क्या है? आपका प्राथमिक क्रिया है, लेकिन कपास से जब वस्त्र बन रहा है, जब कपड़ा तैयार हो रहा है, तो वो आपका द्वितीय क्रिया है। ठीक है, तृतीय क्रियाएं क्या होती हैं? जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करती है। क्या करती है? सेवा और सहयोग प्रदान करती है। वो है आपका तृतीय क्रियाएं, जिसमें आपका है यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। ठीक है, जैसे आपका गेहूं है, आपका जो भी अनाज है, आप उसको जब मंडी तक पहुंचाते हो तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो? यातायात तो लगता है उसके लिए, है ना? तो वो प्राइमरी क्रियाओं में क्या कर रहा है? सेवा और सहयोग दे रहा है। दूसरी चीज़, उसी आटे से जब ब्रेड बना या आटा बना, तो अब वो अलग अलग दुकानों पे जा कर के उसको वो बेच रहे हैं, उनको वो दे रहे हैं, तो वो किसके माध्यम से जा रहा है? यातायात का यूज़ तो उसमें भी हो रहा है। तो इसी तरीके से जो तृतीय क्रियाएं होती हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं, है ना? कृषि को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये लैटिन शब्दों से बना है। एगर या एग्री का अर्थ होता है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ होता है कृषि या जुताई। कृषि जो है वो एक प्राथमिक क्रिया है, जिसमें आप फसल, फल, सब्जी या फूलों को उगाते हैं, पशु पालन करते हैं। ठीक है, विश्व की 50% लोग कृषि से संबंधित कार्यों में लगे हुए, मतलब या तो वो कृषि कर रहे हैं या फिर कृषि से संबंधित कार्य, जैसे मछली पालन कर रहे हैं, पशु पालन कर रहे हैं। ठीक है, सब्जियां उगा रहे हैं, फूलों को उगा रहे हैं। तो विश्व की 50% लोग इन सब कामों में लगे हुए हैं और भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। ओके, इसके बाद अगर हम कृषिगत भूमि को देखें कि कृषिगत भूमि किसको कहते हैं,
तो अगर आपको ये वर्ड सुन के ही थोड़ा बहुत समझ में आ गया, कृषिगत भूमि मतलब जो कृषि के योग्य भूमि है उसको हम कृषिगत भूमि कहते हैं, जहाँ पर मतलब ऐसी भूमि जहाँ पर हम फसल को उगा सकते हैं उसको हम कहते हैं कृषिगत भूमि। अब किसी भी फसल को उगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? एक तो वहाँ की स्थलाकृति अनुकूल हो, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है, रेत ही रेत है, तो अब वो तो स्थलाकृति अच्छी नहीं है, फिर आप वहाँ पे खेती नहीं कर पाओगे। एक तो स्थलाकृति अच्छी हो, मृदा अच्छी हो और जलवायु अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप उस भूमि पर फसल को उगा सकते हो। यहाँ पे आपको कृषिगत भूमि का विश्व वितरण भी दिया हुआ है। जैसे ये आपका उत्तरी अमेरिका है, इसमें इस वाले भाग में अगर आप देखेंगे तो अच्छी मात्रा में आपको कृषिगत भूमि देखने को मिल रहे हैं। ये जितने भी ग्रीन पार्ट आपको दिख रहे हैं ये कृषिगत भूमि को दर्शा रहे हैं, ठीक है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यूरोप में काफ़ी अच्छी मात्रा में कृषिगत भूमि देखने को मिल रही, अफ्रीका में भी है। ये हमारा छोटा, ये हमारा एशिया है। इसमें अगर आप भारत को देख रहे हैं तो यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में कृषिगत भूमि आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद इधर ऑस्ट्रेलिया में भी आप देख पा रहे हो। एग्रीकल्चर जिसको हम कृषि कहते हैं, इसमें मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान और कला, इसे हम खेती भी कहते हैं। ये किस में आता है? कृषि में आता है। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि सेरीकल्चर किसको कहते हैं, ये किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेरीकल्चर जो है वो रेशम उत्पादन से संबंधित है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, कृषि, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन, द्राक्षा कृषि। तो अगर आपको पता है तो ही आप सेलेक्ट कर पाओगे। या तो आपसे पूछे कि रेशम उत्पादन किससे संबंधित है, आपको ऑप्शन देगा एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, वीटीकल्चर। तो आपको पता होगा तो ही आप सेलेक्ट कर पाओगे कि सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है, जिसमें रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन किया जाता है। यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है, ये एक आय का स्रोत होता है, ठीक है। फिर आपका पीसी कल्चर जो कि मत्स्य पालन से संबंधित है, इसमें विशेष रूप से निर्मित तालाब और पोखरों में मछलियों का पालन किया जाता है। विटीकल्चर द्राक्षा यानी अंगूरों की खेती से संबंधित है। अगर अंगूर का आप संस्कृत वर्ड ढूंढेंगे तो अंगूर को संस्कृत में द्राक्षा ही कहते हैं। इसके बाद है आपका हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, जिसमें सब्जियों, फूलों और फलों से संबंधित होता है। तो इसी तरह से आप छोटे छोटे वर्ड से आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कृषि तंत्र क्या होता है, एग्रीकल्चर सिस्टम ये क्या है। यहाँ पे आपको इमेज के थ्रू भी समझाया गया है। तो देखिए, जो हमारी कृषि है वो एक प्रकार का सिस्टम है, वो एक प्रकार का तंत्र है। जब आप इसमें इनपुट देते हो यानी निवेश करते हो तो फिर एक प्रोसेस फॉलो होता है जिसको हम कहते हैं प्रक्रम। इसके बाद आपको निर्गत मिलता है यानी कि आउटपुट। तो आपने इनपुट दिया, निवेश किया कुछ, इसके बाद एक प्रोसेस फॉलो हुआ और लास्ट में आपको आउटपुट मिला, ठीक है। जैसे आप एक टीचर बनना चाहते हो तो आप उसके लिए क्या करोगे, पहले आप अपना इनपुट तो दोगे, आप पढ़ाई करोगे, निवेश करोगे, ठीक है। इसके बाद एक प्रोसेस होगा यानी एक प्रक्रम होगा, जैसे एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा, निर्गत होगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे, ओके। तो इसी तरीके से जब खेती की बात आती है तो किसी भी फसल की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निवेश तो करेंगे, अपना बेस्ट करेंगे। तो हम जैसे बीज बो रहे हैं, मशीनों का यूज़ कर रहे हैं, रसायन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, श्रम अपना लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये सब क्या है, हमारा इनपुट है। इसके बाद फिर एक प्रोसेस होता है जिसमें प्रक्रम, जिसमें जुताई है, बुआई है, छिड़काव है, ये सब चीज़ें करते हैं। लास्ट में हमें क्या होता है, आउटपुट यानी कि निर्गत मिलता है, यानी कि हमें फसल की प्राप्ति होती है, ऊन की प्राप्ति होती है, डेयरी, ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप खेती कर रहे हो तो आपको फसल मिलेगा, आप मछली पालन कर रहे हो तो आपको लास्ट में उसका रिजल्ट मिलेगा। तो या फिर आप कृषि से जुड़े हो या कृषि से संबंधित किसी भी कार्य से अगर आप जुड़े हो तो उन सब में ये तीनों चीज़ें लागू होती हैं, ठीक है। इसके बाद निवेश 2 तरीके का होता है, एक होता है मानवीय निवेश और दूसरा होता है भौतिक निवेश। मानवीय निवेश जिसमें मनुष्य अपना बेस्ट देता है, जिसमें वो मेहनत करता है, श्रम है, मशीनरी है, रसायन का यूज़ कर रहा है, भंडारण कर रहा है, ये सब मानवीय निवेश है।
भौतिक निवेश जैसे सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, ढाल, तापमान, ये सब क्या है? ये सब भौतिक निवेश है। ओके, इसके बाद हम समझेंगे कृषि के प्रकार को, कि कृषि कितने प्रकार की होती हैं। कृषि को दो प्रकार का बांटा गया है। पहला है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। तो हम निर्वाह कृषि को यहाँ पे अच्छे से पहले समझेंगे। निर्वाह कृषि को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, उसको समझेंगे। उसके बाद हम वाणिज्यिक कृषि की बात करेंगे। ओके, इसको शुरू करने से पहले यहाँ पे दिया गया है जैविक कृषि, तो इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। जैविक कृषि में बेसिकली क्या होता है कि ऐसी कृषि में रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उनके स्थान पे जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। जैविक खाद जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है गोबर। गांव में पहले तो गोबर का यूज़ भी किया जाता था खेतों में डालने के लिए, है ना। तो वो जैविक कृषि के अंतर्गत आता है, जहाँ पे आप रसायन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, रासायनिक खाद नहीं यूज़ कर रहे हैं, बल्कि जैविक खाद आप यूज़ कर रहे हैं। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं निर्वाह कृषि को। इसके नाम से ही समझ में आ जाता है, निर्वाह मतलब जीवन का निर्वाह, मतलब उतनी ही खेती करनी है जिससे हमारा जीवन चल सके, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो निर्वाह कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि जो एक किसान का परिवार होता है, वो सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही ये कृषि करता है। ठीक है, जिससे उनकी जीविका चल सके, उनका गुजारा हो सके, सिर्फ उतना ही उनको करना होता है। बेसिकली इसमें फसलों को बेचा नहीं जाता कि आप बेच के पैसा कमा रहे हो, नहीं, बस वो इतना ही फसल उगाते हैं जिससे वो खा पी सके और उनके परिवार का गुजारा हो सके। इस प्रकार की कृषि आपको कहाँ देखने को मिलेगी? निर्वाह कृषि। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है हमारा भारत, क्योंकि हमारे भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ऐसी कृषि वहीं पर की जाती है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन ज़मीन कम है, ज़मीन थोड़ी बढ़ेगा, जनसंख्या तो बढ़ रही है। लेकिन अगर आप यूरोपीय कंट्रीज़ में देखते हो तो वहाँ पे वाणिज्यिक कृषि की जाती है, निर्वाह कृषि नहीं की जाती। मतलब वो सिर्फ जीने के लिए खेती नहीं करते हैं कि हम भाई खा रहे हैं, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, बस इतना ही, बल्कि उसको वो बाज़ार में बेचते हैं और अच्छी मात्रा में वो पैसे कमाते हैं। वाणिज्यिक कृषि का मेन रीज़न वही है कि वो अपनी फसलों को बाहर बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। जबकि निर्वाह कृषि क्या होता है, आप देखते होंगे भारत में बहुत सारे लोग, तो जो लोग भी गांव में रहते हैं उनको ये चीज़ पता होगा कि खेती होती है, जितना भी अनाज उगता है, जैसे चावल है, दाल है, तो वो हम साल भर के लिए अपने लिए रख लेते हैं कि चलो हमारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन जिनके यहाँ पे और अच्छी मात्रा में होता है, कुछ लोग तो बेचते भी हैं उसको, 60,000, 80,000, 1 लाख, जो भी उनको मिल जाता है। और इसके बाद वो चावल जैसे है तो उसको 2 साल के लिए भी रख लेंगे, क्योंकि हो सकता है अगले साल फसल अच्छी ना हो, बारिश अच्छी ना हो। क्योंकि हमारे भारत में बेसिकली जो खेती होती है वो मानसूनों पे ही आधारित होती है। अगर बारिश नहीं होगी तो फिर सब खराब हो जाता है ना। तो वो लोग बैठ के वेट करते हैं कि बारिश होगी, बारिश होगी। कई बार बारिश होती है, कई बार सूखा पड़ जाता है। तो ये तय नहीं होता कि अगली बार खेती अच्छी होगी या नहीं, फसल अच्छा होगा या नहीं। तो इसके लिए वो अपना अनाज बचा के रखते हैं जिनसे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएँ। एक आदमी है जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन है। अब उस आदमी के 5 बच्चे हुए। अब वो 100 एकड़ ज़मीन पाँचों में बटी। फिर उन पाँचों की जब शादियाँ हुई, उनके भी बच्चे हुए, फिर वो ज़मीन उनके में बटी। इस तरीके से जनसंख्या बढ़ता गया और वो जो ज़मीन है उनका छोटा छोटा टुकड़ा सबके हिस्से में आया। तो जनसंख्या बढ़ेगी, अगर आप जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करोगे तो इसी तरीके की कृषि होगी, है ना, नॉर्मल सी बात है। इसके बाद जो निर्वाह कृषि है उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, जिसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। मतलब एक भूमि का छोटा सा टुकड़ा उसके पास होता है जहाँ पर वो साधारण औजारों से और अपने मेहनत से वहाँ पर खेती करता है।
और एक वर्ष में एक से अधिक फसलें भी वो उगा लेता है। अगर अच्छा धूप मिल रहा है और जलवायु अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, तो वो एक वर्ष में एक से अधिक फसलें भी वहाँ पे उगा लेता है। और चावल जो है वो मुख्य फसल होती है। चावल क्या है? मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं है, मक्का है, दलहन है, तिलहन है, ठीक है। और गहन निर्वाह कृषि कहाँ पे की जाती है? ये की जाती है दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में, ठीक है। इसके बाद है आदिम निर्वाह कृषि। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्थानांतरित कृषि और दूसरा है चलवासी पशुचारण कृषि। जैसा आपको नाम से ही लग रहा होगा, स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के वो खेती करते हैं, और चलवासी मतलब चलते रहते हैं वो। थोड़ा बहुत तो नाम से भी आप इमेजिन कर पा रहे होगे, है ना। तो स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि ये लोग पहले एक जगह देख लेते हैं, ठीक है, कि हमको यहाँ पे खेती करना है। इसके बाद क्या करेंगे कि वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे रहेंगे, जितने भी वृक्ष रहेंगे, उसको वो काट देंगे। फिर काटने के बाद उनको जला देंगे, और उसके बाद जब आप जला दोगे तो राख हो जाएगा ना सब, तो उस राख को मिट्टी में, मृदा में वो उसको मिला देंगे। इसके बाद उस पर खेती करेंगे। मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाते हैं। इसके बाद एक समय के बाद क्या होगा कि जब उस भूमि की उर्वरता खत्म हो जाएगी, उसका पोषक तत्व खत्म हो जाएगा, तो उस जगह को वो छोड़ देंगे। अब जाएंगे फिर से वो दूसरी जगह पे, दूसरा जगह ढूंढ लेंगे। सेम चीज़ वहाँ भी करेंगे। पेड़ पौधों को काटेंगे, जलाएंगे, राख को मिट्टी में मिलाएंगे, फिर से फसल उगाएंगे। फिर जब उस भूमि की उर्वरता खत्म हो जाएगी, फिर उसको छोड़ेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे। तो इस तरीके से स्थानांतरित कृषि करते हैं, एक जगह पे रह करके ये खेती नहीं करते। और ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ठीक है भी नहीं। इसी को हम कहते हैं कर्तन एवं दहन कृषि, इस नाम से भी इसको हम जानते हैं। और ये कृषि आपको देखने को मिलेगा अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में, इसके बाद उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में ये आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र होते हैं। तो जिस भूमि को इन्होंने छोड़ दिया, जब उसका पोषक तत्व खत्म हो गया तो उसको इन्होंने छोड़ दिया, तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे वहाँ पे भी तो पेड़ पौधे उगेंगे, है ना। तो फिर से वो जगह क्या हो जाएगा, फिर से अच्छा हो जाएगा, फिर वो आएंगे वहाँ पे, है ना। उनका यही काम है। और स्थानांतरित कृषि को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानते हैं। सेम चीज़ है, बस नाम यहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे स्थानांतरित कृषि को अगर आप उत्तर पूर्वी भारत में देखेंगे तो इसको कहते हैं झूमिंग कृषि। मैक्सिको में इसे मिल्पा कृषि कहते हैं, ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं, और मलेशिया में इसे लद्दाख कहते हैं, ठीक है। ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, बेसिकली सीटेट में तो पूछा ही जाता है। इसके बाद है आपका चलवासी पशुचारण। पशुचारण मतलब नाम से ही लग रहा है कि पशु चरते होंगे भाई, पशुओं को लेके ये घूमते रहते होंगे। सेम चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो पशुचारक होता है वो अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे आपने गांव में देखा होगा, बहुत सारे भेड़ हैं और वो झुंड में जा रहे हैं, उनके पास एक या दो आपको दिखेंगे और वो पूरे भेड़ों को लेकर के जा रहे हैं। तो वही है आपका चलवासी पशु चारण। ये आपको देखने को मिलेगा सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, इसके बाद मध्य एशिया में, और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में ये प्रचलित है। मैंने तो अपने गांव में देखा है इसको। अभी इस बार भी मैं गई थी तब भी मैंने देखा था, ठंड का महीना चल रहा था, तभी बहुत सारे भेड़ थे और एक जेंट्स और एक लेडीज़ थे वो, ठीक है। कुछ दिनों तक वो उधर ही रहते हैं अपना टेंट लगा करके, फिर वहाँ से वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इसमें भेड़ मिल जाएंगे, ऊँट मिल जाएंगे, मवेशी, याक और बकरियाँ ये लोग पालते हैं। और ये जो इन लोगों को पालते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ चराते ही रहते हैं, बेसिकली ये अपने परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद इससे उपलब्ध कराते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे निर्वाह कृषि को समझा कि निर्वाह कृषि किसको कहते हैं।
फिर इसको दो भागों में बांटा, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। इसको क्या कहते हैं ये भी समझा। इसके बाद स्थानांतरित कृषि, चलवासी पशुचारण कृषि क्या होता है इसको भी समझा। अब हम आते हैं वाणिज्यिक कृषि पर। तो जिस तरीके से हमने निर्वाह कृषि में ये समझा कि अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उस प्रकार की खेती करते हैं, ठीक है। वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है कि इसमें फसल का जो उत्पादन करते हैं, जो अनाज उगाते हैं या जो पशुओं को पालते हैं, उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि उनको बाजार में बेचना है, मतलब पैसे कमाने के लिए वो करते हैं, है ना। आय का एक स्रोत होता है वाणिज्यिक कृषि। ये सिर्फ आवश्यकताओं तक सीमित नहीं है। ये जो फसल उगाएंगे उसको बाजार में बेचेंगे। इसके बाद जो पशुपालन करेंगे, जैसे मछली पालन कर रहे हैं, भेड़ बकरी जो भी कर रहे हैं, उसको भी वो बाजार में बेचते हैं। और अधिकांश कार्य मशीनों से होता। इसको भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है वाणिज्यिक अनाज कृषि, जिसमें आपको अनाज शब्द से ही कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। फिर है मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। अब वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या होता है, इसमें जो फसल है वो इसीलिए उगाई जाती है ताकि उसको आप मार्केट में बेच सको, जिसमें गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में। शीतोष्ण घास के मैदान जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, नीचे होता है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्म से युक्त विरल आबादी वाले हैं। मतलब यहाँ पे जो ज़मीन है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है, काफ़ी अच्छा स्पेस होता है वहाँ पर, और यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम होती है जहाँ पे इस तरीके की कृषि की जाती है। और ठंड बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से एक ही फसल यहाँ पे उगाई जा सकती है, ओके। इसके बाद आपका जो मिश्रित कृषि है, जिसमें इसका मिश्रित नाम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे फसल के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, दोनों चीज़ें एक साथ की जाती हैं। और मिश्रित कृषि आपको देखने को मिलेगा यूरोप में, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पे मिश्रित खेती होती है जहाँ पे भोजन और चारे के लिए फसल भी उगाते हैं और पशुओं को भी पालते हैं। इसके बाद थर्ड है आपका रोपण कृषि। यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। रोपण कृषि में गन्ने की रोपण कृषि यहाँ पे दिखाई गई है और केले की रोपण कृषि यहाँ पे आपको दिखाई गई है। तो रोपण कृषि के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से फसल होते हैं, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास, ऐसी जो फसलें होती हैं वो रोपण कृषि के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और ऐसी खेती में बहुत बड़े मात्रा में मेहनत भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, मतलब श्रम और पूंजी दोनों ही इसमें लगता है रोपण कृषि में। तो जहाँ पे भी रोपण कृषि की जाती है वहाँ पे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो कारखाने हैं वो नज़दीक ही हों, क्योंकि इसमें पूंजी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए रोपण कृषि जो है वो कारखानों के निकट पे ही किया जाता है। और इस प्रकार की कृषि का मुख्य क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। जैसे आप मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय, इसके कुछ उदाहरण हैं। ये सभी रोपण कृषि है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि चाय किस कृषि से संबंधित है, यानी किस कृषि का उदाहरण है, तो चाय जो है वो रोपण कृषि है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे मुख्य फसलों को देखेंगे, जिसमें चावल, गेहूँ, बहुत सारी फसलों के बारे में बताया गया है कि ये कहाँ पे होती हैं और कैसी जलवायु, कैसी मिट्टी की इनको ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा ये मुख्य खाद्य फसल है। जूट और कपास रेशेदार फसल है। चाय और कहवा मुख्य पेय फसल। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे चावल को। चावल जो कि विश्व की मुख्य खाद्य फसल होती है और ये आपको देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का ये मुख्य आहार होता है। चावल के लिए जो तापमान है वो ऊंचा होना चाहिए, अधिक आर्द्रता होना चाहिए और वर्षा की आवश्यकता इसको ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल की कृषि
की जा रही है। यह फसल जो है वो चीका युक्त जलोढ़ मृदा में अच्छी मात्रा में होती है। किस मृदा में? जलोढ़ मृदा में, क्योंकि जलोढ़ मृदा में जल को रोकने की क्षमता होती है और चावल को तो पानी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसीलिए जलोढ़ मृदा इसके लिए बहुत अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है चीन में। इसके बाद ये भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र में देखने को मिलता है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें भी उगाई जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे गेहूं को। गेहूं के वर्धन काल के समय मध्यम तापमान और वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। जब आप गेहूं को लगाते हो तो उस समय टेम्परेचर कम चाहिए होता है, लेकिन जब आप गेहूं की कटाई करते हो तो उस समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। जैसे जो गेहूं है वो आपका रबी फसल है, तो जो रबी फसल होता है उसका बुआई का टाइम होता है अक्टूबर से नवंबर, तो उस टाइम पे धूप ज़्यादा नहीं रहती। तापमान जो है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में ठंडी स्टार्ट हो जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। तो काटते समय तापमान जो है वो अच्छा होना चाहिए। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में होता है। सुअपवाहित जो दोमट मृदा होती है ये कैसी मिट्टी होती है? मतलब ना तो ये चिकनी मिट्टी होती है और ना ही रेत भरी मिट्टी होती है, ठीक है। इसको इन दोनों के बीच में रखा जाता है, तो ऐसी मिट्टी इसको चाहिए। गेहूं आपका होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में, ठीक है। और भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। तो जो रबी फसल है उसका टाइम यही है, जिसमें आपका गेहूं, आलू और सरसों होता है। आप देखते हैं ठंडियों में सरसों कितना अच्छा लगता है, सरसों के खेत। इसके बाद जो खरीफ फसल होती है उसका बुआई जो होता है वो जून जुलाई में होता है और कटाई आपका सितंबर अक्टूबर में हो जाता है। और खरीफ फसल में आपका आ जाता है धान, मक्का, ज्वार, कपास, गन्ना, ये सभी खरीफ फसल होती हैं, ओके, जो कि ठंडियों के टाइम पे इसको हम काटते हैं। इसके बाद जो जायद फसल होती है अप्रैल और जून में, जैसे तरबूज है, खीरा है, खरबूज है, ककड़ी है, ये सब जायद फसल के अंतर्गत आता है। मिलेट क्या होता है? इसको मोटे अनाज के रूप में जानते हैं, जिसमें आपका ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। इसको कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाया जा सकता है। ऐसी फसलें जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसको वर्षा कम चाहिए, तापमान उच्च से मध्य होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश अच्छा मिलना चाहिए। और ज्वार, बाजरा, रागी ये मोटा अनाज ही होता है, जो आपको भारत में ये अच्छी मात्रा में मिल जाता है। इसके अलावा नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके कुछ अन्य उत्पादक देश भी हैं। मक्का को देखते हैं। मक्का को हम कॉर्न कहते हैं। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। आप जब मूवीज़ देखने जाते हो, पॉपकॉर्न खाते हो, वो मक्का ही होता है। मक्के के लिए तापमान कैसा चाहिए? मध्यम तापमान चाहिए, मतलब न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, ठीक है। वर्षा अच्छी मात्रा में होना चाहिए और धूप भी इसको ज़्यादा चाहिए होता है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का अगर आप देखेंगे तो ये आपको उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, भारत और मेक्सिको में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम कपास को अगर देखते हैं तो इसकी वृद्धि के लिए तापमान कैसा चाहिए? ऊंचा तापमान चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप इसको चाहिए होती है। मतलब कि 210 दिन तक इसको अच्छा धूप चाहिए, बिल्कुल भी पाला नहीं चाहिए इसको 210 दिन तक, ठीक है। धुंध नहीं पड़नी चाहिए इसको। यह काली और जलोढ़ मिट्टी में सर्वोत्तम उगती। अगर आपसे पूछे कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी अगर ऑप्शन है तो सबसे पहले आप काली मिट्टी लगाएंगे। ये आपको मिलेगा चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र में कपास अच्छी मात्रा में
मिल जाता है। जो आप सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आपने सुना होगा, तो कच्चा माल उसका कपास ही होता है, कपास से ही सूती वस्त्र तैयार किया जाता है ना। इसके बाद है पटसन। पटसन को हम सुनहरा रेशा भी कहते हैं। ये आपको जलोढ़ मिट्टी में अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। पटसन के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छा रहता है। तापमान कैसा चाहिए? ऊंचा तापमान चाहिए इसको, भारी वर्षा चाहिए और आर्द्र जलवायु चाहिए। आर्द्र मतलब वेट क्लाइमेट चाहिए इसको। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, जहाँ पे मतलब गर्मी हो। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन पटसन का भारत और बांग्लादेश में होता है। इसके बाद हम देखेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए होती है, मतलब वार्म एंड वेट क्लाइमेट, ठीक है। और मिट्टी कैसी चाहिए? सुअपवाहित दोमट मिट्टी, न चिकनी हो ना ही रेत भरी हो। इस फसल के लिए मतलब कॉफ़ी और चाय को अगर आप देखेंगे तो ये आपको पर्वतीय ढालों पे ही मिलता है, थोड़ा मंद ढाल पे, ठीक है। पर्वतीय ढालों पे कॉफ़ी का उत्पादन होता है और ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है, इसके बाद कोलंबिया और भारत में। यहाँ पे दिया गया है कि कॉफ़ी के पौधों की खोज किसने की है। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है कि कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में कालादी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी इस सदाहरित पौधों की फलियों को चक्कर देखा, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। इसके बाद है चाय, जो कि बहुत लोगों का फेवरेट होता है। अब फेवरेट है तो उसको जानना भी ज़रूरी है कि आप जो इतना चाय पीते हो वो मिलता कहाँ से है। तो चाय की जो पत्तियाँ होती हैं उसको बढ़ने के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा चाहिए और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। मतलब जो पानी है बारिश का वो स्टोर नहीं हो एक जगह पे, थोड़ा ढाल होगा तो वो पानी सब में बराबर से बटेगा, ठीक है, और वो ढाल के माध्यम से नीचे आ जाता है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, बहुत मेहनत लगता है पत्तियों को चुनने में। फिर हम देखेंगे कृषि का विकास। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है कृषि का भी विकास होता जा रहा है ना। हम मशीन, पहले जो हम हल से खेती करते थे अब तो मशीनें आ गई हैं, ट्रैक्टर आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, उससे अब हम खेती करते हैं, जिससे समय बचता है और खेती भी अच्छी मात्रा में हो जाती है। यहाँ पे दिया गया है खाद्य सुरक्षा के बारे में। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। तो कृषि के विकास की जो हम बात कर रहे थे, कृषि के विकास को बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एक दिया गया है आपको एक भारत का एक फॉर्म, जिसके एक उदाहरण दिया गया है कि किस तरीके से भारत में खेती हो रही है, क्या चीज़ें हैं, और दूसरा आपको दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म। अब इन दोनों को जब आप पढ़ोगे तो आपको डिफरेंसेस समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम भारत के फॉर्म को देखते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के आदिलाबाग का एक छोटा सा गांव है, ठीक है। यहाँ पे एक किसान है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर का एक फॉर्म है, ठीक है, इतनी ज़मीन इसके पास है। ये जो किसान है वो वर्षों के एकांतर पर बीजों को बाज़ार से खरीदता है, ठीक है। जो अधिक उपज देने वाली बीजें हैं उसको वो बाज़ार से खरीदता है, और इसकी जो भूमि है इस पर ये कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूँ या चावल या और दाल, मतलब या तो गेहूँ या फिर चावल और उसके साथ में दाल को उगाता है, ठीक है। किसान अपने मित्रों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ जो सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में
सलाह लेता है कि किस तरीके से खेती करनी है, क्या चीज़ें करती हैं, इस पे वो उनकी सलाह लेता है। अपने खेत में अब जुताई के लिए वो भाड़े पर ट्रैक्टर का यूज़ करता है। तो जैसा कि हम गाँव में देखते हैं कि खेतों के लिए जो ट्रैक्टर होता है वो हम भाड़े पर ले लेते हैं, ठीक है, हमारा काम हो जाता है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि जिनके जिनके पास खेत हैं सबके पास ट्रैक्टर है, क्योंकि खेत इतने ज़्यादा तो है नहीं कि जितना आप मशीनें रखोगे उससे तो ज़्यादा ही महंगा पड़ जाता है ना। तो भाड़े पर ट्रैक्टर लेकर के अपने खेत की जुताई करता है। और उसके कुछ दोस्त हैं जो अभी भी बैलों से ही खेतों की जुताई करते हैं जैसा पहले होता था, ठीक है। इसके बाद इसके खेत के पास में एक नलकूप है जिसके माध्यम से वो क्या करता है, अपने खेतों की सिंचाई करता है, ठीक है। वो भी वो भाड़े पे लेता है, वो उसका खुद का नहीं है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें इसकी तो खेती से रिलेटेड हो गई। इसके पास जो है 2 भैंसें हैं और कुछ मुर्गियां हैं। इनसे ये क्या करता है कि शहर के निकट जा कर के दूध बेचता है, ओके। और जो सहकारी समिति है उनसे जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह भी लेता है। अब ध्यान से इसको समझिएगा कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है, भारत में किस तरीके से खेती हो रही है, और खेती में इसका परिवार भी इसकी मदद करता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ये बैंक या फिर कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों को या औजारों को खरीदने के लिए ये ऋण भी लेता है, क्योंकि इतना पैसा सबके पास नहीं होता कि वो अच्छी उपज देने वाली बीजों को खरीद सकें, या औजार जिसका इस्तेमाल आप खेती में करते हो उसको वो खरीद सके। तो इन चीज़ों के लिए वो क्या करता है, ऋण लेता है, ठीक है। इसके बाद अपने उत्पाद को, जो भी फसल हुई है, जो भी उत्पादन हुआ है, उसको वो शहर के निकट मंडी में जाकर के बेच देता है, क्योंकि अधिकांश किसानों के पास भंडारण की सुविधाएं नहीं होती हैं। लेकिन अभी क्या है कि सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, ठीक है। ये तो हमने भारत का एक फॉर्म देखा। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म देखते हैं तो यहाँ पे 250 हेक्टेयर का फॉर्म है। यहाँ पे कितना था भारत में, 1.5 हेक्टेयर का एक फॉर्म था, और अमेरिका में कितना है, 250। तो आप देख सकते हैं, सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ स्पेस है। तो अब इतनी बड़ी जगह है तो ये अपनी मशीनें तो रखेंगे ही, है ना, क्योंकि इनसे तो इनको पैसा मिलेगा। और यहाँ पे ये मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर जैसी फसलों को उगाते हैं। अपने खेत में ये मक्का तब उगाते हैं जब इनको इस बात का आश्वासन हो जाता है कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे। वो उस फसल को तभी लगाएंगे जब उनको ये श्योर होगा कि ये फसल होगा ही। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमने लगा दिया भगवान भरोसे कि बारिश होगी तो होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, है ना, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ वहाँ पे नहीं है, वो भरोसे नहीं है किसी के। उनको ये श्योर है कि ये चीज़ें अगर होंगी अच्छी तो ही मैं लगाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो पीड़कों हैं उस पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय करते हैं। समय समय पर मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाता है कि वो ठीक है या नहीं, उसमें पोषक तत्व है या नहीं, ये सारी जांच वहाँ पे की जाती है। इसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके आधार पे योजना बनती है, ठीक है। उनका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उन्हें उनके खेत की तस्वीरें भेजता है। तो सोचिए कितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है वहाँ की। हमारे यहाँ है क्या, ऐसी चीज़ें नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपको जहाज दिख रहा है, ये क्या कर रहे हैं, रासायनिक खाद डाल रहे हैं, ये खेतों में छिड़काव कर रहे हैं, पानी का छिड़काव कर रहे हैं खेतों में, आप देख सकते हैं। तो जहाज़ों से यहाँ पानी का छिड़काव हो रहा है, बीज डाले जा रहे हैं, उर्वरक डाले जा रहे हैं। हमारा क्या है, हमें अगर बीज बोना रहता है तो हम अपने हाथ में एक बाल्टी लेते हैं या एक बर्तन लेते हैं और हाथ में लेके पूरे खेत में पूरा दिन भर बीज डालते रहते हैं। लेकिन यहाँ ये चीज़ें नहीं है, यहाँ तो जहाज़ों के माध्यम से ये सारी, हेलीकॉप्टरों के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीन, संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेसर का उपयोग खेती संबंधी क्रियाओं के लिए करते हैं। और यहाँ पे जो एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ के जो किसान हैं
वो एक व्यवसायी की तरह काम करते हैं, ना कि एक खेतीहर किसान की तरह। यहाँ पे अगर बोल दें कि हम तो खेती करते हैं, हमारा बेटा खेती करता है, तो बोलेंगे भाई शादी नहीं करेंगे, खेती कर रहा है, कुछ करता ही नहीं है, बस खेती करता है ना। लेकिन ये चीज़ें वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे अगर आप बोलोगे खेती कर रहे हैं तो मतलब किसान थोड़ी हैं हम, व्यवसायी हैं भाई, हम बिजनेस करते हैं, तो हमारे पास बहुत पैसे हैं। तो सेम चीज़ है, लेकिन वहाँ पे चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, एडवांस हो गई है खेती को, मतलब ऐसा नहीं है कि दिन भर आप बस खेत में ही रहो, इतना टाइम नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसको वो बाज़ार में बेचते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, है ना। तो ये था एक भारत का फॉर्म और संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉर्म, जिसको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझाने की कोशिश की गई थी कि कृषि का जो विकास है वो किस तरीके से होता है। तो इस चैप्टर में इतना ही था जिसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर आपको कहीं दिक्कत लगा, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो इसके बाद आपका आई थिंक 2 चैप्टर और बचा है। इसके बाद आपका जो क्लास 8th की ज्योग्राफी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे, इसके बाद हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ओके। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। और चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और खुश रहें।